हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 3 अगस्त 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्ले स्टोर पर जाइए और एग्जाम गुरुजी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को मैं दूंगा रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है। मैं उम्मीद करूंगा आप अपनी खुद की रक्षा करें, अपनी बहनों की रक्षा करें, इस पूरे समाज की रक्षा करें और जो आपको चाहिए है वो ये रक्षाबंधन के रूप में आपको जरूर मिले, आपको आपकी नौकरी मिले, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और इसके साथ एक और खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए, पूरी तरह से 50% की छूट केवल आज के लिए हमारे जितने भी कोर्सेस हैं उन सब में। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मैं 1,000 रुपए दे के 500 रुपए की छूट दे दूं, ऐसा नहीं। यहाँ पर 349 रुपए है तो इसमें सीधे सीधे 50% की छूट होगी, यानी कि 349 में 50% की छूट होगी। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज 499 रुपए की है तो ये आप टेस्ट सीरीज केवल कल के लिए 250 रुपए में मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे ये कोर्स आपका 2,999 रुपए में है तो ये कोर्स केवल कल के लिए 1,500 रुपए में मिल जाएगा। नोट्स पे 100 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। नोट्स के अलावा जितने भी कोर्सेस हैं, टेस्ट सीरीज है, मेंस का कोर्स अभी 12,999 का है तो वो आपको 6,000 रुपए में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जितने भी कोर्सेस चल रहे हैं नोट्स के अलावा सब पे ट्रूली 50% की छूट केवल कल के लिए होगी। तो कल रात 12 बजे से पहले जो कोई भी चाहता है वो नोट्स टेस्ट सीरीज खरीद ले या अपनी बहनों को भी वो गिफ्ट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा त्योहार है। तो आपकी बहन अगर पढ़ाई कर रही है तो उनको भी आप ये गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, खुद को भी गिफ्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जो तुम अभी बोते हो उसकी ही फसल बाद में काटते हो। हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यार क्या होता है कि हम आज कुछ मेहनत ना करें, आने वाले समय में सफल हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दुनिया केवल एक सिद्धांत पर काम करती है, वो है बोया और काटे का सिद्धांत। आप जो आज बोओगे उसकी फसल आप काटोगे। अगर आज आपने खेत में फसल गेहूं की बोई है तो आपको फसल जो है मिलेगी फाइनली वो मक्का की नहीं मिलने वाली ही होगी, वो गेहूं की ही मिलेगी। उस प्रकार से अगर आप अपने जीवन में मक्कारी आज बो रहे हो तो कल परेशानियां काटना है, और आज अगर मेहनत बो रहे हो तो कल सफलता काटना है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको भविष्य में क्या चाहिए, उसी हिसाब से आज के अपने समय का यूटिलाइजेशन कीजिए। आगे बढ़ेंगे इसी थॉट के साथ, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा संबोधित किया गया। दूसरा प्रश्न, किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है? और ये संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ। तीसरा प्रश्न है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 किस भाषा के लिए शुरू हुआ है और ये किस कक्षा के लिए शुरू हुआ है? 6वीं से 11वीं के लिए। चौथा प्रश्न है कि हमीद बाकायको ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। पांचवा प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत अब तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार मिला है? तो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विस्तार मिल चुका है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? और ये मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। वहीं सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? तो ये है अमर सिंह। और आठवां प्रश्न है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? और ये बन गई है एप्पल। वहीं नौवां प्रश्न है कि किस राज्य में राज्यपाल ने 3 राजधानियों को मंजूरी दी है? और ये आंध्र प्रदेश में दी गई है। और 10वां प्रश्न है कि भारत ने किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस वस्तु उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की योजना को केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? और ये दी गई है अगरबत्ती उत्पादन के लिए, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो एक योजना थी रोजगार सृजित करने से संबंधित योजना, इसको मंजूरी दे दी गई है और इस योजना का नाम है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। और इस योजना का उद्देश्य ये है कि अलग अलग हिस्सों में बेरोजगारी और प्रवासी श्रमिकों को जो काम नहीं मिल रहा है, रोजगार पैदा नहीं हो रहा, तो उनके लिए रोजगार पैदा किया जाए और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त रूप से तेजी लाया जाए। और इस योजना को मंजूरी दी है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि किसने पश्चिमी कमान के लिए
के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है, और ये पदभार संभाला गया है एयर मार्शल BR चौधरी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एयर मार्शल BR चौधरी, इन्होंने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान इसके कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इसका पदभार संभाला है, और उन्होंने स्थान लिया है एयर मार्शल B सुरेश का। और एयर मार्शल BR चौधरी की बात करें तो 1982 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए थे। आगे बढ़ेंगे, बात वायुसेना की करेंगे तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, और वायुसेना प्रमुख वर्तमान में है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि तिरंगे का डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है। तो इनकी जो जयंती मनाई जाती है वो 2 अगस्त को मनाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया, इनकी जयंती 2 अगस्त को मनाई जाती है, और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के गांव में, और 2 अगस्त 1876 को। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया जी का निधन हो गया था, और इन्होंने तिरंगा बनाने से पहले करीब 30 देशों के झंडों को स्टडी किया था डीपली, और 1916 से 1921 के बीच में ये स्टडी इनके द्वारा की गई थी, और इसके बाद उन्होंने तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया था। संविधान सभा में जो भारत का तिरंगा झंडा है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को अपनाने की घोषित की थी कि संविधान सभा ने इसको अपनाया है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि 1 अगस्त से वंदे भारत अभियान का कौन सा चरण शुरू होगा। तो इसका जो है 5वां चरण शुरू होने वाला है, हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वंदे भारत मिशन इसका 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू हो गया है, और इस चरण में करीब 23 देशों में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको लाने के लिए कुल 792 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, और इन देशों में जो शामिल हैं वो खाड़ी सहयोग परिषद के देश शामिल हैं। उसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल और किर्गिस्तान शामिल है, जहां से भारतीयों को वापस लिया जाएगा। अभी तक ये जो है भारतीय 21 हवाई अड्डों पर आएंगे, और करीब 1,30,000 भारतीय हैं जिनको वापस लाया जाएगा। अब तक वंदे भारत मिशन के तहत जिसके जो 4 चरण पहले हो चुके हैं उनमें करीब 8,78,921 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लॉकडाउन के कारण दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत घट गया है। तो ये जो घट गया है लगभग 70% कम हो गया है। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि नई दिल्ली में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा है और उसके कारण जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2 इसका जो स्तर है 70% से घट गया है। वहीं बेल्जियम की बात करें जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर 40% तक गिरा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में ये 19 से 40% तक कम हुआ है। ये जो NO2 है ये जो है कैंसर और सांस से संबंधित बीमारियों के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम को बढ़ाता है, और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद अम्लीय वर्षा करता है, और इसका मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसने ये बताया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। बात करेंगे 6वें प्रश्न की कि किस पूर्वोत्तर राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई है, और इसकी शुरुआत हुई है मिजोरम में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्र ने कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए, कम करने का मतलब ये है कि कृषि से जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसको कम करने के लिए, कृषि में जैसे पराली वगैरह जलाई जाती हैं तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, और खेती को टिकाऊ बनाने की पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए मिजोरम में ग्रीन एग्री परियोजना की शुरुआत की है, और इस परियोजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना है। मिजोरम उन 5 राज्यों में शामिल है जहां इस परियोजना को लागू किया जा रहा है। मिजोरम के अलावा ये जो परियोजना है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में लागू की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिजोरम की। तो मैप में देख लीजिए ये मिजोरम है। मिजोरम के इस तरफ देखेंगे तो म्यांमार है और इस तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राजधानी यहाँ की आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरामथांगा हैं और राज्यपाल यहाँ की PS श्रीधरन पिल्लई हैं। लोकसभा की यहाँ पर 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मुरलेन नेशनल पार्क यहाँ पर है। वावंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी। ICRA ने किसे अपने नए MD और ग्रुप CEO के रूप में नियुक्त किया है? और ये नियुक्त किए गए हैं N शिवरामन, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो घरेलू रेटिंग एजेंसी है ICRA और इसके द्वारा N शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए अपने नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है और वे पूर्व MD और CEO नरेश टक्कर की जगह लेने वाले हैं। ये पद यह 1 वर्ष यानी कि अगस्त 2019 से नरेश टक्कर के कार्यकाल के समाप्त कर जाने के बाद खाली पड़ा था और उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई है अगले 3 सालों के लिए यानी 2023 तक के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि महिला IPL का आयोजन किस देश में करवाए जाने की योजना है? तो इसका आयोजन भी UAE में करवाए जाने की योजना है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो IPL के 13वें सत्र की तरह ही महिला IPL का आयोजन भी संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी कि UAE में ही किया जाएगा और कोरोना वायरस के कारण पुरुष IPL का जो 13वां सत्र है इसका आयोजन इस बार UAE में 19 सितंबर से 8 या 10 नवंबर तक कराया जाएगा। 8 या 10 नवंबर एक्चुअल में इसमें फाइनल हो गया है कि 10 नवंबर तक इसका आयोजन कराया जाएगा और इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश जो वहां का IPL टाइप की एक प्रतियोगिता है उसका आयोजन होना है, जिससे इस टूर्नामेंट का महिला IPL से टकराव हो सकता है, जिससे कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। बात संयुक्त राष्ट्र अमीरात की करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान है और मुद्रा है कि संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। चलिए मैप में मैं आपको अब संयुक्त अरब अमीरात लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको संयुक्त अरब अमीरात जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे और यहाँ पर आपको जो देश दिखाई दे रहा है एक्चुअल में यही संयुक्त अरब अमीरात है। ये जो देश आपको दिखाई देगा यहाँ पर UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शहर है ये इसकी राजधानी है और यहीं पर स्थित है दुबई। दुबई को याद रखिएगा, यहाँ पर बुर्ज खलीफा है जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा नीचे सऊदी अरब से लगी हुई है, जबकि इस तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा ओमान से लगी हुई है। राइट, इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के नाम से इसको या अरेबियन गल्फ के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये ईरान लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने नवा है कि IPL 2020 की टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी होगी? तो IPL 2020 इसकी जो टाइटल प्रायोजक होने वाली है वो है वीवो, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चाइना की मोबाइल कंपनी है वीवो और वो इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की टाइटल प्रायोजक टाइटल स्पॉन्सर होने वाली है। इसको कहा जाएगा वीवो IPL 2020 और IPL के 13वें संस्करण के का आयोजन जो होना है वो संयुक्त अरब अमीरात में होना है और भारत सरकार के द्वारा इसको जो है मंजूरी दे दी गई है। इसका आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच में होना है और इस बार IPL की हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 24 तक हो सकेगी। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि किस रेसर ने रिकॉर्ड 7वीं बार ब्रिटिश ग्रां प्री जीती है? और ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज टीम के रेसर हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ब्रिटिश ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस को 7वीं बार जीता है रिकॉर्ड रूप से। और रिकॉर्ड का मतलब है इनसे ज़्यादा बार किसी ने भी इस रेस को नहीं जीता है और हैमिल्टन ने इस रेस को पूरी करने के लिए 1 घंटा 28 मिनट 1.283 सेकंड का समय लिया। और इस रेस में रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन दूसरे स्थान पर रहे और फेरारी के चार्ल्स लेकपर्क जो है इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू हुई है? तो कमेंट करके आपने बताया और इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश के लिए। तो जिन लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया उन लोगों को बहुत 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 बधाई। अब आज के प्रश्न का भी उत्तर दीजिए और उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको जानकारी देता हूं, हमारे जितने भी कोर्सेस हैं उन पर सभी
पर 50% की छूट रहेगी और केवल आज ये छूट होने वाली है। आप जिस भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे MPPSC का कोर्स अभी 2,999 रुपये में आपको मिल रहा है, तो वो केवल आपके लिए 1500 यानी कि 1499 में आपके लिए मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है। जितनी भी टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं सभी आधे पैसे में मिल जाएंगे और जो नोट्स है उसमें 100 रुपये का और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो केवल आज के लिए होगी, आज रात 12 बजे तक यानी रक्षाबंधन के दिन ही इस छूट का लाभ आप ले सकते हैं। चलिए आज के सवाल का उत्तर आप दीजिएगा कि किन्हें मध्य प्रदेश की राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे लालजी टंडन, उनके निधन होने के बाद इनमें से किन्हें जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।